नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस खास प्रोग्राम में मैं मणिमुख शर्मा आप सबका इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान में आजकल राम मंदिर को लेकर बीजेपी और उनकी हिमायत करने वाले लोगों में जोश व खरोश का माहौल है। 22 जनवरी 2024 को हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से बहुत पहले हिंदुस्तान की मीडिया में जश्न का माहौल बनाया गया। खबरों में बस मंदिर के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली गई, मगर बहुत ही चालाकी से बाबरी मस्जिद को शहीद करा देने की बात को गायब कर दिया गया। यहां तक कि उस वारदात के कुछ मुल्जिमान को बतौर हीरो मीडिया में पेश किया गया, उनके इंटरव्यूज छापे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जिस अंदाज में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत की, उससे वो एक सेकुलर जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर कम एक हिंदू मजहबी रियासत के बादशाह ज्यादा नजर आए। लेकिन अभी मंदिर का उद्घाटन हुआ ही था कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में एक कोर्ट ने पूजा अर्चना करने की इजाजत हिंदुओं को दे दी। फिर दिल्ली में 600 साल पुराने अखोंजी मस्जिद को ढा दी गई, और उसके बाद 12वीं सदी के सूफी संत बाबा हाजी रोजबी की कब्र को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक मस्जिद को और एक मदरसे को गिराने के बाद तनाव का माहौल है। कुछ लोगों की जान भी गई है इसमें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी असेंबली में हाल ही में कहा कि जिस तरह पांडव सिर्फ 5 गांव मांग रहे थे, उसी तरह हिंदू सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा मांग रहे हैं। 17वें लोकसभा के आखिर आखिर में गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर एक खास सेशन में राम मंदिर के बनने को हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत की ताकत का एक बेहतरीन नमूना बताया। क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में राम के नाम पे इलेक्शन लड़ेगी? क्या राम मंदिर के बाद हम ये मान सकते हैं कि ये मसला अब हल हो गया है, या फिर आने वाले वक्त में काशी और मथुरा में भी हम तनाव देखेंगे? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दिल्ली से नामवर सहाफी नीलांजन मुखोपाध्याय साहब मौजूद हैं। नीलांजन मुखोपाध्याय एक सहाफी तो हैं ही, वो एक जाने माने राइटर भी हैं। आपने 1994 में द डिमोलिशन इंडिया द क्रॉसरोड्स किताब लिखी थी बाबरी मस्जिद की शहादत पर। उसका एक नया एडिशन आपने 2021 में लिखा जिसका नाम है द डिमोलिशन एंड द वर्डिक्ट, अयोध्या एंड द प्रोजेक्ट टू रिकॉन्फ़िगर इंडिया। में आपने नरेंद्र मोदी साहब की एक बायोग्राफी लिखी जो शायद मोदी साहब की एक लौटी बायोग्राफी है, जिसको उनके नजरियाती कैंप से ताल्लुक नहीं रखने वाले किसी ने लिखा है। 2015 में आपने सीक्स द अनटोल्ड एगनी ऑफ 1984 नाम की किताब लिखी, जिसमें 1984 के सिखों के कत्लेआम पर आपने नई रोशनी डाली थी। 2019 में आपने द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट किताब भी लिखी। खुशामदीद नीलाम दा। नमस्कार। कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, और हिंदुस्तान के जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी सारी किताबें अब बहुत रेलेवेंट हैं, और आपके जो मजामीन हैं अलग अलग अखबारों में और न्यूज़ आउटलेट्स में आपने लिखा है वो भी बहुत रेलेवेंट हो गए हैं। मैंने बहुत रहनुमाई ली है इस इंटरव्यू के लिए आपकी किताबों से और आपकी लिखाई से। तो मैंने अपनी तमहीद में तो आपकी किताबों का जिक्र कर दिया है। जाहिर सी बात है कि आप दाएं बाजू पे आपका काम है और उसी पे आप का एक्सपर्टीज भी है। अयोध्या मामले में आपने 80 के दशक से आपने लिखना शुरू किया था। तो हमें थोड़ा बताइए कि इस प्राण प्रतिष्ठा से हम क्या समझे? क्या हिंदुस्तान का डीएनए अब बदल गया है? जी, ये एक जो 22 जनवरी को अयोध्या में जो हुआ, एक किस्म से इसके पहले इस तरह का कन्वर्जेंस कभी नहीं हुआ। एक तरफ स्टेट का प्रेजेंस था, स्टेट के प्रधानमंत्री, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के हेलीकॉप्टर, बाकी हवाई जहाज जहां से फूल बरसाए गए, इंडियन स्टेट की कैमरा टीम दूरदर्शन के, जिन्होंने सारे चैनल्स को दिया, पुलिस जिसने बंदोबस्त सारा किया, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिसने पूरे इवेंट को मैनेज किया। तो एक तरफ से ये स्टेट प्रेजेंस हो, हम्म। दूसरे तरफ हमको देखने को मिलता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन। इनवाइटेड सेलिब्रिटीज तो आए ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब स्ट्रेट अवे जो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है, जिनको और काफी स्ट्रेंथन किया गया है पिछले 10 साल की मोदी साहब के
सरकार में हिंदुस्तान में डिस्पैरिटी लेवल बहुत बढ़ गई है। तो जो अमीर थे वो थोड़े और अमीर हो गए, तो उन थोड़े और अमीर जो हो गए उनमें से काफी बड़े तादाद में लोग वहां मौजूद थे अपने सेल्फी खिंचवाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ। हम्म। तो वो जनता और बाकी बाकी पूरा शहर खचाखच लाखों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। राम हिंदुस्तान के एक तरह से हिंदू जो बिलीवर हैं उनके रोंग रोंग में बसे हुए हैं। और तीसरे लेवल पे धर्म, ये पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री बतौर जजमान के किसी रिलीजियस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया। इंदिरा गांधी भी मंदिर जाती थी, हम्म। नेहरू भी जाते थे, कॉन्ट्रेरी टू जो हम लोगों के परसेप्शन है। हम्म। जो कुल्लू में जो दशहरा होता है वहां पे सबसे पहले सैंक्टिटी नेहरू जी ने दी थी। जी, आपने अपनी इंदिरा किताब में इसका गांधी जिक्र भी किया है, मैंने ने पढ़ा है इसका वो। जी। आप में जिक्र किया। ये सब बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, लेकिन लाइन ऑफ सेपरेशन है हम्म। कि वो कभी भी जजमान बन के नहीं गए, श्रद्धालु बन के गए। हम्म। यहाँ पे यही पूजा करने वाले थे। बल्कि जो रामानंदी सेक्ट्स के, जिनको हम लोग टेम्पोरल चीफ कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि हिंदुइज्म उस तरह से सेंट्रलाइज्ड चर्च की तरह या इस्लाम की तरह सेंट्रलाइज्ड धर्म नहीं है। फिर भी हम कहेंगे कि अगर हम रामानंदियों की बात करें तो 5 शंकराचार्य अहम हैं। हम्म। उनमें से वो लोग मौजूद तो थे ही नहीं, साथ ही उनके काफी नेगेटिव कमेंट्स थे कि मंदिर खत्म नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं हुई है, ये हाफ कंस्ट्रक्टेड टेम्पल से भी कम कंस्ट्रक्टेड है, सिर्फ हम्म। एक फ्लोर हो गया, उसमें भी कुछ एक पार्ट को कर दिया गया। हम्म। कैमरा में देखा हमने हमने वही देखा जो सरकार दिखाना चाहती थी। हम्म। तो जो कंप्लीटेड प्लॉट है उसी को देखना, असली जो चीज है उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, हम सब लोगों को वहां जाना पड़ेगा। और फिर भी कोई पता नहीं कि हम लोग जो इनकम्प्लीट एरिया है वहां जाके देख सकेंगे या नहीं देख सकेंगे। हम्म। तो जो वेल ऑफ सीक्रेसी है वो अभी भी वैसी ही है जैसे पहले होती थी। हम्म। तो खैर मैं जो कह रहा हूँ कि जो 3 अलग अलग फोर्सेस का, कि स्टेट, पीपल और रिलीजन, इसका एक बहुत हम्म। अनहोली अलायंस और कन्वर्जेंस हमको वहां देखने को मिलता है। हम्म। साथ ही हमने सुना प्रधानमंत्री को बोलते हुए, मंदिर के प्रेमाइसेस से बोले थे, मंदिर के बाहर जो प्लेटफॉर्म है हम्म। उसी फ्लोर पे, वहां से उन्होंने ऑडियंस को एड्रेस किया और टेलीविजन के थ्रू पूरे जनता को एड्रेस किया। उसमें उन्होंने कहा ये एक नया युग की शुरुआत है, 1000 साल वाली एक नए युग की शुरुआत है। मोदी साहब 1000 साल पीछे की भी बात करते आए हैं, 1000-1200 साल। हम्म। पॉपुलर इलेक्टोरल भाषणों में वो 1200 साल की गुलामी बोलते थे। हम्म। पिछले जून में जब अमेरिका गए थे तो वहां यूएस कांग्रेस में जो भाषण दिया था, वहां इंडिया 1000 years ऑफ स्लेवरी पास्ट हिस्ट्री वो सब बोला। तो ये गनीमत है, 200 साल घटा अभी दिया। अभी जो है 1000 साल की गुलामी, और हाँ। आने वाले 1000 साल एक नया युग जिसकी शुरुआत मोदी जी ने की है, जो हम्म। नेक्स्ट मिलेनियम होगा उसको आइडियली स्पीकिंग मोदी जी चाहेंगे कि इतिहासकार, जो आगे के जो इतिहासकार हैं, हम्म। वो बोले मोदी एरा। हम्म। मैं अक्सर मतलब लोगों को एक मजेदार किस्सा बताता हूँ हम्म। कि जब मेरी किताब मोदी जी की आई थी 2013 में, तो बहुत लोग बुलाते थे मोदी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए, डिप्लोमेट लोग बुलाते थे, बिजनेस के लोग बुलाते थे, हम्म। सब समझना चाह रहे थे कि ये उनके सेक्टर के लिए क्या हो। तो एक जगह प्रेजेंटेशन के बाद किसने बोला कि आपने भाई साहब, नीलांजन साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया, तो हम्म। लेकिन एक बात बताइए कि असल में मोदी जी को क्या, उनकी जिंदगी में क्या ट्रिप है। ये एक बिल्कुल एक नॉर्थ इंडिया में हम लोगों की कोलोकियल इस्तेमाल होती है शब्द ट्रिप, मतलब बेसिकली उनसे, उनको किस चीज की असल में खोज है। हम्म। तो पता नहीं अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि वो भाई चाहते हैं असल में कि इतिहास में अमर होना, कि हम्म। वो चाहेंगे कि 50 साल बाद जो प्रधानमंत्री हो हिंदुस्तान का, वो उनका एक स्टैचू सरदार पटेल के स्टैचू के बगल में
उससे लेकिन दुगने साइज का उसको इनॉग्रेट किया। हम्म। तो जब 2017 में, कुछ साल पहले, मतलब 2 3 साल पहले, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया, हम्म। इंपॉर्टेंट बात यह है, हम्म। प्रधानमंत्री के नाम का स्टेडियम का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने, हम्म। तो मुझे लगा कि शायद बहुत गलत नहीं बोले थे। तो हम्म। पूरे कांड में सेंट्रल फिगर, जो मास्टर ऑफ सेरेमनी, सब कुछ, वो हमारे मोदी साहब प्रधानमंत्री ही थे। हम्म। तो नए काल की शुरुआत की घोषणा करे थे, जिसके केंद्र में वो और राम है। हम्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक तो कि जो सारे लाइंस ऑफ सेपरेशन हमारे बीच में, मतलब जो धर्म और राजनीति, धर्म और भारतीय स्टेट में जो लाइंस ऑफ सेपरेशन है, पूरी तरह से मिट गए। हम्म। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री भी थे और हिंदुओं के मुख्य मतलब पंडित भी थे उस हम्म। पूजा में। तो कुल मिला के बहुत सारा, मतलब बहुत सारे चीजें कहने को मिलती है। आपने अमित शाह जी के बारे में जिक्र किया। अमित शाह ने अभी लोकसभा में पिछले शनिवार को जो एक स्पेशल सेशन हुआ, जिसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया और मोदी जी का कंट्रीब्यूशन राम मंदिर का के निर्माण में, उसके हम्म। लिए एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ। इसके पहले मैं याद दिला दूं, थोड़ा वक्त ले रहा हूं, हाँ हाँ, यूनियन बिल्कुल। कैबिनेट ने भी एक रेजोल्यूशन पास किया था, जिसमें ये कहा गया कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले भारत में की आत्मा में जान नहीं डाली गई। तो हम्म। अगर आत्मा में जान नहीं डाली थी, जैसे मेरे एक मित्र जो पहले भारत सरकार में काम करते थे, डिप्लोमेट हैं, बहुत बड़े जाने माने, हम्म। तो उन्होंने मेरा मतलब अटेंशन ड्रॉ किया कि भाई अगर आत्मा नहीं थी तो वो जीवित कैसे था। तो उसका मतलब है भारत मरी हुई थी आजादी के बाद से, और हाँ। वो 22 जनवरी 2024 को जाके जीवित हुई, क्योंकि आत्मा तभी डाली आई है और उसी में से प्राण आया है। हम्म। तो ये सब जो अपने आप को एक सेंट्रल फिगर के तौर पे रखना और राम को एक प्रॉप की तरह इस्तेमाल करना, हम्म। भारत की जनता को तय करना है कि वो लोग राम जी को जितना प्यार करते हैं, हम्म। उतना का रिस्पेक्ट हुआ या नहीं हुआ, ये जनता को तय करना है। हम आप तय करने से कुछ नहीं होगा। हमारे बारे में तो बोल देंगे कि ये तो भाई मतलब एग्नोस्टिक हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड एग्नोस्टिक हम्म। हैं। मेरे हम्म। को पता नहीं कि मतलब विज्ञान ने मुझे अभी तक कोई सफिशिएंटली एविडेंस नहीं दिया कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो हमारे हम्म। बाहर। जी। जी जी, तो बिल्कुल सही बात है। और अपनी ये प्राण प्रतिष्ठा ये है कि एक एक इंसान का इतिहास में जगह को अमर बनाना, अलग अलग किस्म के प्रॉप्स द्वारा, जिसमें भगवान राम भी एक है, मतलब राम जिनको भगवान भारत के हिंदू लोग मानते हैं, सिर्फ भारत के नहीं, हिंदू लोग पूरे दुनिया के लोग जहां भी हैं, वो जी राम को भगवान मानते हैं। जी, मैं यहाँ पे एक सवाल है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान की आत्मा में राम का मौजूद होना, ये मोदी साहब बहुत बार बार कहते हैं, आपने भी इस चीज का जिक्र किया है। लेकिन गौर करने लायक बात यह है कि जितनी भी बातें हुई हैं, चाहे वो मोहन भागवत जी ने कही हो या फिर मोदी साहब ने खुद ने कही हो, किसी और ने, या उनके पार्टी के लोग, या फिर उनके हिमायती, जितने लोगों ने भी इसके बारे में बात की है, इसमें एक चीज तो साफ जाहिर हो रहा है कि हिंदुस्तान का जो ये तस्वुर ये लोग कर रहे हैं, इसमें ना मुसलमानों का कोई आइकॉन है, ना ही ईसाइयों का है। तो एक ही वक्त में एक इंक्लूसिव इंडिया की बात करना और साथ ही साथ जो है राम धुन भी गाना, ये कॉन्ट्रडिक्शन आप कैसे देखते हैं? और इसको जनता को किस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि मतलब लोग इसको किस तरह से समझ रहे हैं कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कि एक इंक्लूसिव इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके स्कीम्स में भी वो आप बात करते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, आपके फॉरेन मिनिस्टर, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके हिंदुस्तान एक इंक्लूसिव मुल्क है इसके बारे में वो बात करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है ये आप एक मजहब के आइकॉन्स को तरजीह देना, उन्हीं की बातें हमेशा करना। अब तो मैं देख रहा हूँ कि राजस्थान में स्कूलों में भी जो है एक स्पेस का प्रोग्राम किया है, जिसमें भी राम छाए हुए हैं। तो इसमें मुसलमानों का या ईसाइयों का या फिर बौद्ध का या किसी और मजहब का, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, इनका कोई प्रेजेंस नहीं है। तो ये किस जी, तरह से ये कॉन्ट्रडिक्शन को आप देखते हैं, और ये लोगों को कैसे समझाया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है?
देखिए, एक चीज तो जो सबसे पहले मानना पड़ेगा हमको, मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि संघ परिवार के हर प्रमुख नेता में एक आइडियोलॉजिकल कंसिस्टेंसी हमेशा देखने को मिलती है। अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक सवाल पूछा, मेरे को इस सवाल का एक जवाब मेरे को मिला मेरे एक आज से ठीक 11 साल पहले मोदी साहब के साथ बातचीत। हम्म। आपको याद होगा कि मतलब पता है कि कई बार बात हुई हमारी जी। कि 2011 और 12 के बीच में मैंने रिसर्च करके मोदी जी की जीवनी लिखी थी, जिसको मतलब अपडेट करके थोड़ा सा पिछले साल फिर से उसको रिपब्लिश किया गया है। जी। तो 2012 में मोदी साहब के साथ मेरा एक इंटरव्यू चल रहा हम्म। था। एक चीज क्लियर हो गई थी शुरू में ही कि 2002 के दंगों के बारे में बात करने में वो नहीं कंफर्टेबल हैं, और जब भी मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मेरे को जो कुछ बोलना था वो मैंने एसआईटी को बोल दिया है, मेरे जो जवाब हैं वो पब्लिक डोमेन में इंटरनेट में मौजूद हैं, आप वहां में ढूंढ लीजिए, अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो मुझे बता दीजिए, मैं अपने दफ्तर के ऑफिसर्स को बोल दूंगा कि आप तक पहुंचा दें। हम्म। तो बेसिकली वो दोबारा एक ही चीज के बारे में नहीं बात करना चाहते थे, जैसे कि मैं समझा कि लीगल एडवाइस था कि हम्म। बातचीत करते समय कई बार क्या होता है, एग्जैक्टली उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पाते जो पहले कहा। जी। जी। ये जो बात हम लोग कर रहे हैं ये हम हम्म। कल रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे। हम्म। तो इसीलिए ताकि लीगली एंट्रैप ना हो जाए कि आपने पहले ये कहा अब ये कह रहे हैं, नीलांजन के साथ इंटरव्यू में आपने ये कहा, तो उन्होंने कहा मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। हम्म। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरे तरह से ट्राई किया। मैंने कहा मोदी साहब, आप बोलते हैं कि आप तमाम गुजरात के निवासी के हर एक के आप मुख्यमंत्री हैं, आप बोलते हैं 6 करोड़ गुजराती के आप नेता हैं, तो आप कुछ भी करें आप इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि 10% उनमें से करीब 60 लाख लोग मुसलमान हैं। हम्म। तो आप उनसे कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आप उनके प्रति आपकी क्या एटीट्यूड होगी, आपकी क्या पॉलिसी। हम्म। तो उन्होंने बहुत क्लियरली समझाया कि मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई भी अगर भारत का निवासी, गुजरात का निवासी किसी दूसरे धर्म को माने, वो अपने अपनी आस्था का सवाल है, वो अपने अपने जगह पे करें, हम्म। लेकिन हमारे जो महापुरुष और जो हमारे आदर्श हैं हम्म। उनको तो अपनाना चाहिए। हम्म। तो एक काउंटर सवाल पूछा कि जब मैंने पूछा कि जब राम जन्मभूमि का आंदोलन हो रहा था हम्म। तो ये एक मांग बार बार आंदोलन के जो संचालन करने वाले थे विश्व हिंदू परिषद वाले, इनकी तरफ से होती थी कि भारत में जिसको भी रहना होगा उनको राम को अपना मानना होगा। हम्म। ये नारा भी था और एक तरह से थियोरिटिकल भी था कि हिंदुस्तान में तो मतलब सबको मानना चाहिए राम की बात। वही बात मोदी जी भी अपने मतलब 22 जनवरी की भाषण में बोलते रहे, वही बात अमित शाह भी पार्लियामेंट में उस बोले। हम्म। तो ये कंसिस्टेंसी है कि हम्म। अगर आपको शांति से रहना है तो आपको भी इनको मानना पड़े। आप हम्म। अपने भगवान को मानिए, लेकिन इनको अपने रिप्रेजेंटेटिव, इनको अपने नेशनल सिंबल का प्रतीक के हिसाब से मानिए। यही मोदी जी ने कहा अपने पूरे भाषण में कि राम जो थे ये थे वो थे। अगर आप पूरा मतलब स्पीच को डिकोड करें तो उसमें यही है कि वो हमारे हमारे राष्ट्रीय एम्ब्लेम हैं, हमारे राष्ट्रीय स्पिरिट हैं, हमारे राष्ट्रीय कल्चरल सिंबल है, कल्चरल एम्ब्लेम है, सब कुछ है वो। हम्म। और जो भी भारत का नागरिक अपने आप को कहलाता है उनको इस थियोरी को, उस पोस्टुलेशन को मानना पड़ेगा, क्योंकि राम किसी के नहीं है, हमारे नहीं है। मोदी जी का एग्जैक्ट बात ये था, राम सिर्फ हमारे नहीं है, हम्म। हम सबके हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मोदी जी जब बोल रहे हैं कि राम सिर्फ हमारे नहीं है, तब वो हमारे हिंदू बन जाते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री होने के बावजूद अपने आप को हमारे में मानते हैं जो हिंदू हैं। हम्म। तो ये जो है, अमित शाह लोकसभा में बोलते हैं कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जहां मेजॉरिटी को अपने धार्मिक भगवान को
उसकी रिकग्निशन के लिए इतना जी। इंतजार करना पड़ा। हम्म। तो मेजोरिटी का बात बोलबाला होगा, डेमोक्रेटिक मेजोरिटी नहीं, हाँ। लेकिन ये आइडेंटिटी बेस्ड मेजोरिटी। तो हम्म। ये मेजोरिटेरियन राजनीति नहीं है तो क्या है, कोई मुझे समझा। जी। जी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऑन द पॉइंट है। और मतलब इसी बात पे जो है, आपने जो आप अपनी किताब में आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया है, जिस तरह से उन्होंने वो राम जन्मभूमि मूवमेंट की क़यादत दी थी, और फिर जी अम, उन्होंने भी अपनी किताब में इस पूरे मामले को असली सेकुलरवाद वर्सेस फर्जी सेकुलरवाद के जी, बीच जो खींचातानी यूडो सेक्युलर। है ना, स्यूडो सेकुलरिज्म, तो ये उन्होंने बताया था कि ये उसी के बीच की खींचातानी है। तो जिसमें सेकुलर लोग तो वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और जो दाएं बाजू के लोग हैं, और स्यूडो सेकुलर्स आप और हम जैसे लोग हैं। तो अब मोदी साहब के दीवाने जितने भी हैं, सोशल मीडिया पे हो या कहीं और हो, वो लोग खुद इस बात को कहते रहते हैं कि भाई ये सेकुलरिज्म लफ्ज को कॉन्स्टिट्यूशन से जो है, प्रियम्बल से हटा देना चाहिए। लेकिन वो बाकियों को स्यूडो सेकुलर भी बोलते हैं। अब जैसे आपने अमित शाह जी का उनका जिक्र किया, तो अमित शाह जी भी जो हैं, वो बताते हैं कि भाई ये हिंदुस्तान की सेकुलर जमहूरियत का नमूना है, कि जिस तरह से राम मंदिर की तामीर की गई। तो ये मंदिर बनाना कैसे सेकुलरिज्म हुआ? जो हिंदुस्तान का एक आइडिया रहा है शुरू से ही, थोड़ा वेस्ट से अलग रहा है सेकुलरिज्म का, लेकिन फिर भी उस डेफिनेशन में भी तो ये फिट नहीं बैठता है। जो इंडियन आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, जो नेहरूवियन मॉडल रहा है, उसमें भी ये फिट नहीं बैठता है। तो आडवाणी जैसे लोग जो कहते थे कि भाई आप लोग जो हैं, आप स्यूडो सेकुलर्स हैं, हम लोग हैं असली सेकुलर। तो ये किस किस्म का सेकुलरिज्म है, ये थोड़ा सा हमारे जो है व्यूअर्स के लिए थोड़ा समझाइए हमें। नहीं, ये सेक्युलरिज्म जो है ये तो दूसरे के लिए सेक्युलरिज्म है। मेरे को सेक्युलर होने की जरूरत नहीं। हम्म। दूसरी कम्युनिटी के लोगों को मेरे जो रिलीजियस कल्चरल आइकॉन्स हैं उनको अपनाना पड़ेगा, हमें उनको अपनाने की जरूरत नहीं है। हम्म। ये राष्ट्र जो है ये मूलतः उन लोगों का है जिनका पुण्य भूमि यहाँ है। हम्म। तो हम हो गए, हम माने हिंदू हो गए, हम्म। सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, जिनको हम लोग सब इंडिक धर्म बोलते हैं, इंडिक हम्म। रिलीजन। जी। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में वो डिफाइंड भी है कि हिंदू उनको बोला जाता है जो बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख भी हैं। हमारे हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मतलब मल्टीपल एडजस्टमेंट्स के तरीके से, मतलब उनके बीच में से बन के निकला था। तो इस तरह के आपको अजीब अजीब किस्म के चीजें मिल जाती हैं कि हम्म। हिंदू कैसे, जैन सिख्स को हम लोग कैसे हिंदू मान लें। हम्म। अगर हम हिंदू को कल्चरल नोटेशन के तौर पे हम लोग नहीं देखें, हम्म। सारा का सारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो संघ परिवार का है, कल्चरल नेशनलिज्म, वो यही है कि हिंदुइज्म धर्म नहीं है, हिंदुइज्म एक संस्कृति है। हम्म। तो इस संस्कृति में आप, जैसे आप सिख हो सकते हैं, सिख हिंदू हो सकते हैं, जैनी हिंदू हो सकते हैं, उसी तरह से मुसलमान हिंदू भी हो सकते हैं, हम्म। क्रिश्चियन हिंदू भी हो सकते हैं। नहीं। एक बहुत ही इनके सीनियर एडवाइजरी पोजीशन में हम लोगों से, हमारे जनरेशन के भी पहले के एक पत्रकार थे जय दुभाषी साहब, जो हम्म। बिजनेस के ऊपर बहुत लिखते थे, इंडिया टुडे जैसे मैगजीन्स में बिजनेस एडिटर वगैरह थे। हम्म। आ, उन्होंने वो 90 के दशक में ऑर्गेनाइजर में एक कॉलम लिखते थे। हम्म। 93 में उन्होंने एक कॉलम लिखा था ऑर्गेनाइजर में कि बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया है, तो अच्छी तरक्की की है, तो थोड़ी और तरक्की की जाए आगे, लेट्स मूव अ बिट मोर अहेड। हम्म। एग्जैक्टली मुझे शब्द याद नहीं है, मतलब बहुत पहले का, लेकिन इसको बताना बहुत जरूरी है। हम्म। तो उन्होंने कहा कि हमको सबसे पहले अपने राष्ट्र का नाम बदलना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ फॉरेन वर्ड। हम्म। तो सब लोग एग्री करेंगे इंडिया फॉरेन है नहीं, वो अलग चीज है।
उन्होंने उसको परिभाषित किया है फॉरेन। तो आप लोग बोलेंगे कि ठीक है, लेट्स नेम इट हिंदुस्तान, बट आई विल से कि नहीं, डोंट कॉल इट, जय दुवाशी साहब लिख रहे हैं, वी शुड नॉट call it Hindustan because there are too many Hindus around, too many स्थान्स around, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, ये स्थान बहुत हैं, obviously is a connotation to the स्थान। तो बोलेंगे फिर ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि भारत कर दीजिए। तो भारत में देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर हम लोग भारत के निवासी होंगे तो हमारी नेशनैलिटी क्या होगी? वो होगी भारतीय। सो इट विल बी वेरी मच लाइक अ सरनेम, इट इज नॉट अ फोर्सफुल इनफ नेम फॉर आवर नेशनैलिटी। तो द बेस्ट इज कि हम लोग अपना देश का नाम बदल के हिंदू देश कर दें। तो इसमें क्या होगा? वी विल एक्चुअली किल टू स्नेक्स विथ वन स्टोन। कि अगर हिंदू देश हो जाएगा तो हमारे पासपोर्ट पे हमारी नेशनैलिटी होगी हिंदू। तो देन इट मीन्स कि हमारे मोहल्ले के जो मौलवी साहब हैं वो अगर हज करने जाएंगे तो रिकॉर्ड में होगा हिंदू गया हज करने। So that is the kind of mindset, और ये ऑर्गेनाइजर में छप रहा है। इट माइट साउंड लाइक अ पेटी जोक, कि ऐसा लग सकता है कि 1990 के दशक में दो पत्रकार बैठ के प्रेस क्लब में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं था। ये बहुत अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ ये आर्टिकल लिखा गया था, और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जिसको उनके जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के लोग हैं बहुत सीरियसली उसको पढ़ते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स हमेशा से रहा है कि जो सारा का सारा जो ओनस है ऑफ गुड बिहेवियर वो दूसरों का है, मेरे प्रति नहीं है। मेरे लिए तो ये मुल्क मेरा है, ये राष्ट्र हमारा है, हम तय करेंगे क्या रूल से दूसरे लोग जिए यहाँ। हिंदू इज अ पेट्रियट बाय डिफॉल्ट, जो मोहन भागवत कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि हम तो, और सब या इस देश में, हम्म मोहन भागवत जी तो ये भी बोलते हैं जो भी रहता है यहाँ, यहाँ तो सभी हिंदू हैं, हम्म इसलिए हम लोग हिंदू राष्ट्र ऑलरेडी हैं, हम्म बनने की जरूरत नहीं है, हम हैं। हम्म मोहन भागवत जी ने कहा है कई बार, मोदी हम्म जी ने भी वही कहा था, मतलब घूम फिरा के वही कहा था उन्होंने, आदर्श और महापुरुषों को अपनाना चाहिए। हम्म। जी, तो ये अब बहुत दिलचस्प बात आपने कही है, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है एक जैसे एक किस्म का यूनिवर्सलाइजेशन है, नहीं मतलब हिंदू है, सारे लोग हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिकल जो बात है वो उसमें हमेशा लेकिन वो फर्क तो मेंटेन करते ही हैं। और हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे तो फिर इंटरनेशनली कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, मतलब अगर ऑफिशियली कुछ नहीं करेंगे तो ये सेकुलर डेमोक्रेसी है, ये एक इमेज बरकरार रखा जा सकता है। अंदरूनी इसके जो है रियलिटीज कोई भी हो। तो मैं मतलब क्योंकि इसी बात पे हम बात कर रहे हैं, तो मुझे एक चीज बहुत दिलचस्प लगी आपकी अयोध्या वाली किताब के तमहीद में। आपने लिखा है कि जो राम मंदिर के आंदोलन से उभरा हुआ बीजेपी और 1930-40 के दशक में जो मुस्लिम लीग हुआ करता था, उसका आपने एक मवाजना किया है। हम्म। तो क्योंकि आपने इस पे कवरेज किया हुआ है उस दौर में, पूरे विवाद के दौरान आपने रिपोर्टिंग की, तो आप अपना तजुर्बा तो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि साथ ही साथ आपने ऐसा क्यों कहा, वो आप हमें थोड़ा बताइए। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज की इस नए भारत में, न्यू इंडिया में, न्यू इंडिया का मुस्लिम लीग इक्विवेलेंट बन गया है? देखिए, उस तरह से तो नहीं कहा जा सकता कि इसका इक्विवेलेंट बन गया, लेकिन हाँ मैं ये तो कहूंगा ही कि जिस तरह से एक समय मुस्लिम लीग का जो बेसिक पर्पस था, मतलब बेसिक जो उनकी बिलीफ थी, वो धर्म पे कम राजनीति पे ज्यादा थी। तो हम्म धर्म का राजनीति पॉलिटिकल यूसेज हो रहा था, उसी तरह से आज के हिंदुस्तान में भी राजनीति, मतलब धर्म का जो इस्तेमाल है वो राजनीति के लिए होता है। मैं मजेदार बात आपको बताता हूँ, मतलब हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एग्जैक्टली बहुत दोबारा से याद करके ढूंढ ढांड के एग्जैक्ट तारीख निकाली, 13 जनवरी 1993 हम्म में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एड्रेस किया था। हम्म उसके ठीक एक दिन पहले वो झांसी के पास एक माता तिला
सरकारी गेस्ट हाउस था जो डैम के किनारे बना हुआ था, वहां से वो, वहां पे वो अरेस्टेड कस्टडी में थे। बाबरी मस्जिद के डिमोलिश होने के बाद उनको अरेस्ट किया था, तो वो वहां थे। फाइनली जज के पास उनकी बेल की एप्लीकेशन गई। जज ने कहा कि आप लोग प्राइमा फेसी केस एस्टैब्लिश कर नहीं पा रहे कि वो कैसे डिमोलिशन में इन्वॉल्व थे, तो हम्म। इसलिए उनको बेल में रिलीज कर दीजिए। हम्म। उनको बेल मिल गई। बेल मिलके वो दिल्ली आए, 13 जनवरी को पहुंचे और सीधा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली कि राम मंदिर का जो आंदोलन है, ये सिर्फ राम मंदिर बनाने के लिए नहीं था। हम्म। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आइडिया है, इसकी जो अवधारणा है, इसको पॉपुलराइज करने के लिए। हम्म। तो उसका मतलब है, मुद्दा उठाया एक मंदिर बनाने का, हम्म। लेकिन वो बेसिक पर्पस नहीं था, धार्मिक पर्पस नहीं था, बल्कि पर्पस था एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पॉपुलराइज करके लोगों में एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाने। हम्म। तो सेल्फ सेल्फ कन्फेशन है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अडवाणी जी 13 जनवरी 1993 हम्म। और यही चीज बोलते आए हैं सब। हम्म। मूल उद्देश्य सिर्फ वो नहीं। मूल उद्देश्य अगर सिर्फ राम मंदिर बनाने का होता, तो फिर कैसे आपने जो जिक्र किया कि योगी आदित्यनाथ असेंबली में बोलते हैं कि जी हमको 3 चाहिए, तो मथुरा काशी की बात कहां से आ गई? हम्म। वो तो हमेशा ही बोलते थे, ये तो बस झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। हम्म। मंदिर बनने के पहले ही वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के ऊपर काफी मतलब बादल, खतरे के बादल मतलब मंडाने लगे। अब तो हम्म। ऑलरेडी मतलब जस्ट समय की बात है कि उसको अल्टीमेटली ज्ञानवापी मस्जिद को कैसे हटाएंगे, बस हमको ये देखना है। हम्म। क्योंकि अयोध्या का जो लीगल केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सब कुछ मानने के बाद कि वो मस्जिद थी, उसको डिफाइलमेंट हुआ था 1949 में, मूर्ति रख के उसको खोलना नहीं चाहिए था 86 में, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था 92 में, सब कुछ मानने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जमीन जो है हिंदू पार्टीज को दे दी, क्योंकि पोजेशन उनके पास हम्म। है, ये बोला गया। तो यहाँ पे तो ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह में पोजीशन मुसलमानों के पास है, हम्म। भोजशाला में भी है। हम्म। तो कैसे कानून अब अपना रास्ता बनाएगी कि पोजीशन उनके पास होने के बावजूद, अब हाउ डू दे इन्वर्ट द हम्म। अयोध्या जजमेंट्स लॉजिक? हम्म। ये बड़ी चैलेंज है स्टेट के सामने। हम्म। हाउ दे डू इट इज समथिंग दैट वी हैव टू सी, बट इट इज इनएविटेबल। आज नहीं तो कल की जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हम्म। और उसको कहां तक ये चलेगा पता नहीं। और उसके बाद क्या इमीडिएट फ्यूचर में हल्द्वानी जैसे घटनाएं और होंगी? हम्म। क्या रिएक्शन उसका हल्द्वानी जैसे घटना से ज्यादा हम्म। वाइड स्प्रेड हो जाएगा? हम्म। क्या इतना वाइड स्प्रेड हो जाएगा कि कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और फैलता रहेगा? हम्म। तो इज इंडिया इन फॉर अ प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ सोशल अनरेस्ट? हमें कुछ पता नहीं है। हम्म। इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर मेरा कोई मित्र जो है, जो विदेश में व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो, और वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने की सोचे, हम्म। तो मैं उसे एज बोलूंगा कि हाई पॉलिटिकल रिस्क है भाई हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने का। सरप्लस हो तभी करो। अगर जिंदगी चलती है, तुम्हारे लाइवलीहुड उस पर डिपेंडेंट है कि हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करोगे और फिर कमाओगे और उससे अपना खर्चा और सब कुछ करोगे, तो मैं हम्म। कहूंगा दिन होल्ड इट, थिंक ऑफ सम हम्म। दूसरे ऑप्शंस भी सोचिए। हम्म। नहीं, अब जैसे ये हल्द्वानी वाला मामला हो गया या फिर दिल्ली में जो। ये तो बिल्कुल, ये तो हल्द्वानी में तो जो हुआ, ये तो स्टेट ने प्रोवोक किया। हम्म। आपके पास इंटेलिजेंस यूनिट इनपुट है कि अगर हम उस मस्जिद को डिमोलिश करेंगे तो लोग नाराज होंगे। हम्म। लोग नाराज होंगे तो वही है जो 1923 में जो दंगा नागपुर में हुआ था, जो आगे चल के जिसके पीछे कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बना, कि हिंदुओं को एक धार्मिक प्रोसेशन मुसलमान बस्ती के सामने से निकालना है, और मस्जिद के सामने रोक के बाजा को थोड़ा और जोर से बजाना। हम्म। वही चीज जहांगीरपुरी में देखने को मिली है जी। हमें। दो
तो 100 साल में स्ट्रैटेजी नहीं बदली है। हम्म। हम हमारा धार्मिक प्रोसेशन निकालेंगे, मस्जिद के सामने जाके रोकेंगे और जोर जोर से गाना बजाना बजाएंगे, और फिर किसने पहला पत्थर मारा इज वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल। हम्म। जी। सिचुएशन तो आप क्रिएट कर रहे हैं कि कोई एक पत्थर मारे पहले, चाहे हम्म। आप मारे या वो मारे। हम्म। नहीं, जिस तरह से अब इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो बीजेपी का जो माइनॉरिटी विंग है, तो उसके जानिब से भी जो है एक चिट्ठी लिखी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस मस्जिद को जो है ना छुआ जाए। हम्म, इसके बावजूद जो है उसको गिरा दिया गया है। तो जी। क्या जो भारतीय जनता पार्टी में जो माइनॉरिटी सेल्स हैं, जो मुसलमान हैं, और चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो उनका भी एक एक्सटेंशन है मुसलमानों का, हाँ, उनका मुस्लिम भी मुस्लिम मुस्लिम राष्ट्र राष्ट्रीय, मंच, हाँ, तो क्या जिसके इन हेड लोग, मुसलमान नहीं है, जिसके कोऑर्डिनेशन में जो है वो मुसलमान नहीं है। जी जी जी, इस इंद्रेश आरएसएस कुमार में, है शायद। आरएसएस में कोई मुसलमान हो नहीं सकता है। जी। मुसलमान और महिलाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य या ऑफिस बेरर नहीं हो सकते हैं। जी जी। तो ये इसमें जो है जो हमेशा कहा जाता है, और जिस तरह से हमने देखा कि पार्लियामेंट में भी जो है एक अलग अलग मजाहिब के लोगों का एक ग्रुप लेके गया, ले जाया गया वहां पर दिखाने के लिए, या फिर एक किस्म का जो है मीडिया की कोशिश रही है कि ऐसा दिखाने की कोशिश की जाए कि जो है ये जो बातें हो रही हैं राम मंदिर के खिलाफ, या फिर जो है जो नाराजगी का बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पे हो चाहे कहीं और हो, ये दरअसल ये वामपंथी लोग या इंटेलेक्चुअल लोग, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, इनकी करतूत है। दरअसल लोगों में और जो आम मुसलमान हैं उनमें ऐसा कोई आक्रोश नहीं है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। तो इसका जो है वो एविडेंस देते हैं कि वो कुछ ऐसे लोगों को लेके आते हैं, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा से ही हो या फिर किसी और संघ अफिलिएटेड ग्रुप का कोई मेंबर, उसको लेके आया जाता है और फिर मीडिया के सामने बुलवाया जाता है, या पूछा जाता है कि आपको लगता है कि ऐसी ऐसी कोई बात है। वो बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब जो है हवाई बातें हो रही हैं। लेकिन अब क्योंकि माइनॉरिटी सेल से लेटर गया था मस्जिद को ना गिराया जाए, मदरसे को जो है ना उखाड़ा जाए, उसके बावजूद कर दिया गया है, तो क्या आपको लगता है बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट कि अब ऐसी एक फीलिंग आ सकती है संघ के एफिलिएटेड मुसलमानों में, या फिर जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए माइनॉरिटी लीडर्स में, कि भाई अब हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही हल्द्वानी वाले मामले में? तो क्या ये एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी है कि अब जो है सिर्फ पोल ब्यूगल रैलीज के जरिए नहीं, इन डेमोलिशंस के जरिए भी हो रहा है? दो नहीं, हिस्से में सवाल के जी। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में जो लोग राजनीति या सिविल सोसाइटी या मीडिया में जो लोग काम करते हैं, दो कैटेगरी के लोग। हम्म। एक जो विवेक के बंधी, हम्म। प्रिजनर्स ऑफ कॉन्शियंस, हम्म। और दूसरे जो है जो अपने कॉन्शियंस से लिबरेट हो गए, वो हाँ। मुक्त हो गए। तो आप ऑलरेडी मुक्त होके माइनॉर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल में हैं। हम्म। तो वो कैद नहीं है अपने विवेक में, हम्म। से तो परेशान नहीं होंगे। तो उनको वहां रहना है, क्योंकि उनको वहां रह के कुछ एक्सेस मिलता है, कुछ गेन्स होती होंगी। क्या होती है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी उधर गया नहीं हूं। हम्म। तो कुछ तो होता होगा कि अपने कॉन्शियंस को दरकिनार किनार करके चले गए वहां। हम्म। एसेंशियली सारा का सारा जो है कि किसी भी इंसान का कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है या नहीं। हम्म। मोदी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उनकी बहुत फर्म आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट। हम्म। मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोगों के आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट ना होने के कारण रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। उनमें बहुत मुसलमान भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, हम्म। हिंदू भी हैं जिनमें वो कमिटमेंट नहीं है। हम्म। लेकिन अब हम में है, तो अगर हम रेस्पेक्ट करते हैं उनकी जो बीजेपी में है, जो तो मैं हम्म। एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट की वजह से मेरे को भी वहां से रेस्पेक्ट मिले। हम्म। लेकिन रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी एक्यूजेशंस किए जाते हैं कि हम्म। जी आप वामपंथी हैं। वामपंथी होना अचानक बहुत मतलब
बुरी बात हो गई, मतलब एक तरह से गाली हम्म हो गई। कोई समझता नहीं है कि इगैलिटेरियन व्यू पॉइंट रखने वाला कोई खराब इंसान नहीं है। कि अगर हम्म हम बोलें कि हम समाज में मतलब इतनी इकोनॉमिक डाइवर्जेंस नहीं चाहते, कि इतनी डिस्पैरिटी के हम खिलाफ हैं। हम हम्म नहीं चाहते हैं कि जो अमीर है वो अमीर होते चले जाएं और जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जाएं। हम्म मनमोहन सिंह जी के सरकार के समय जॉबलेस ग्रोथ करके एक जार्गन क्रिएट हुआ था। हम्म यहाँ पे तो लोग पॉवर्टी से बाहर जा रहे हैं और साथ ही भूख में गिरते जा रहे हैं। हम्म तभी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिलाना पड़ रहा है। हम्म तो पॉवर्टी से निकल गए लेकिन फिर भी 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है। तो हम्म हिंदुस्तान को के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये विडंबना क्या दिखाती है, क्या हम्म सच है क्या झूठ। हम्म जो बाहर निकले वो झूठ है या सच है, या 80 करोड़ लोगों को हम लोग खाना खिला रहे हैं, वो दोनों चीजें सच नहीं हो सकती। हम्म कोई एक झूठ है। क्या हम्म झूठ है वो समझना पड़ेगा हिंदुस्तान की जनता को। जी जी। और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये जो डेमोलिशंस हो रहे हैं, जिस तरह से जो है ज्ञान वापीपा मसला ये शुरू दोबारा उसको रिवाइव कर दिया गया है, ये अब एक जो है एक इलेक्शन का एक एक्सटेंशन है, उनकी इलेक्टोरल स्ट्रेटजी का एक एक्सटेंशन है कि भाई पहले क्या होता था कि आप इलेक्शन अनाउंस करेंगे, उसके बाद रैलीज होंगी, भाषणबाजी होगी, इस तरह से हम समझते थे। लेकिन अब जो है इस तरह से एक इलेक्टोरेट को एक मैसेज भी दिया जाता है, देखिए हम आपकी जो है हिमायत करते हैं, और आपके बेस्ट इंटरेस्ट तभी हैं जब जो है माइनॉरिटी ग्रुप्स को अपनी जगह दिखा दी जाए। तो एक इस तरह का जो एक मैसेजिंग, क्या आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये एक। बिल्कुल। हाँ। इमीडिएटली इस चुनाव के लिए तो है ही। हम्म कोशिश की जाएगी कि कितना ज्यादा हम लोग हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर सके, हम्म ताकि लोग जो हैं अपने कास्ट के बेसिस पे, हम्म अपने सोशल क्लास इकोनॉमिक क्लास के बेसिस पे, अपने लाइवलीहुड कंसर्न्स के बेसिस पे वोट ना दें, बल्कि सिर्फ इसके दें कि भाई अच्छा बेहतर हिंदू कौन, हम्म कौन मुसलमान ज्यादा खतरनाक है, उसको हम्म कैसे रोके, कौन सी पार्टी हिंदू हित की बात नहीं करता है बल्कि बोलता है समाज में फेयरनेस होनी चाहिए, हम्म कौन नहीं बात करता। आखिर अमित शाह लोकसभा में बोले ना कि दुनिया में कोई भी एक मुल्क दिखा दीजिए जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को अपना धार्मिक स्थल हासिल करने के लिए इतनी स्ट्रगल करनी पड़े। तो हम्म आपने डिक्लेयर कर दिया ना कि हम मेजॉरिटी के लिए ही काम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी, नॉट डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी। हम्म मेजॉरिटी हमेशा डेमोक्रेसी में रूल करती है ओवर द माइनॉरिटी, लेकिन हम्म वो न्यूमेरिकल होती है, हम्म आइडेंटिटी बेस्ड नहीं होती। ये फर्क है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये चुनाव है, लॉन्ग टर्म के लिए इनकी बहुत लंबी प्लानिंग है। 100 साल से प्लानिंग कर रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अभी 2025 आने वाला है, हम्म उनका सेंटिनरी सेलिब्रेशन आने वाला है। आपको याद होगा कि मतलब जो लैंडमार्क स्लोगन जिससे सारा का सारा परिवर्तन शुरू हुआ था, जिसकी जिक्र मैंने अपने किताबों में भी किया है, हम्म जो 1988 में जो हेडगेवार सेंटिनरी के समय जो आइकॉनिक स्लोगन था, एक तरह से मतलब नेगेटिव भी आइकॉनिक होते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम्म मतलब आपने कन्वे कर दिया कि हिंदू होना शर्म की बात है, हम्म अब तो शर्म से नहीं रहना, अब गर्व से रहो। हम्म तो इस तरह से बहुत लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग है। मोदी जी ने तो बोल दिया अगले 1000 साल हमारे हैं। 1000 साल, हाँ। मोदी एरा। 1000 साल तक चलेगा। और इसके डेडलाइन से बढ़ाया जा रहा है, इकोनॉमी का जो है किस तरह से वो सुधार होगा, कि अब 2080 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हम बन जाएंगे, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उसमें कोई मतलब हर साल एक नया डेडलाइन, एक नया टारगेट दिया जाता है। 2047 तक जो है हम अमृतकाल तक पहुंच जाएंगे, इस पूरे अमृतकाल फेज का जो है कल्मिनेशन होगा 2047 में। अब उसको 2080 तक। 2022 में शायद हर किसान की इनकम डबल होनी थी। जी होनी थी जी। ना। हाँ बिल्कुल थी। 2022 अभी आई नहीं है, हाँ जी 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 जी। कुछ नहीं साल नहीं, बाद 2022 आएगी। ऐसे जो है मतलब ऐसे डेडलाइन सेट किए जाते हैं जिसके बारे में लोगों को याद ना रहे। और इसका जो है शायद एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की भी है। और ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपके लिए, कि जो मीडिया है
हिंदुस्तान की, वो अब रामधुन गा रहा है। मतलब एक तो ये कि वो जिस तरह से उसको एक वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी बनना था, या जिसका एक ट्रेडिशनली उसका रोल माना जाता है वो, लेकिन अब मोदी साहब का या उनकी गवर्नमेंट का, भारतीय जनता पार्टी का वो ताबेदार बन चुका है। और आपने भी न्यूज रूम्स में काम किया है, मैंने भी न्यूज रूम्स में काम किया है। ये बहुत हैरत अंगेज बात है कि जिस तरह से उसकी मीडिया की जो पब्लिक क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो रही है। और मीडिया के जो प्रोप्राइटर्स हैं, पता नहीं शायद उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो जर्नलिस्ट हैं खुद को जर्नलिस्ट मानते हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी जिस तरह से क्रेडिबिलिटी खत्म होती जा रही है, और ये इंडस्ट्री ऑलरेडी हिचकोले खा रही है। बहुत से कंपनीज जो है ले ऑफ्स कर रही हैं, लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स तब्दील किए जा रहे हैं, परमानेंट लोगों को पार्ट टाइम में तब्दील कर दिया गया है। तो एक सस्टेनेबल एक मीडिया वो नहीं रह पाया है। और न्यूयॉर्कर में एक आर्टिकल आया है जिसमें वो वेस्टर्न मीडिया के बारे में उन्होंने कहा है कि जो सब्सक्रिप्शन मॉडल भी है वो भी अब काम नहीं कर रहा है, एड्स तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में भी हमने देखा कि एक जो एक उम्मीद जागी थी 2013-14 में, जिस तरह से ये वेबसाइट्स आ गए थे, एक ऑल्टरनेटिव मीडिया के तौर पे जो है वो उभरा था, वो भी अब इतना उस हद तक नहीं काम कर पा रहा है। और शायद अगले इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनती है, उसके बाद अगर जो ब्रॉडकास्ट बिल का जिक्र हो रहा है उसके बाद भी शायद और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो जाए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म में या फ्री मीडिया में, ऐसा जो है शक जाहिर कर किया जा रहा है पब्लिक फोरम्स में। तो ये मीडिया का जो एक नकारात्मक रोल हम देख पा रहे हैं वो काफी क्लियर है। आपने बाबरी मस्जिद ढाने के बाद का पीरियड भी देखा था, उसकी इमीडिएट आफ्टरमाथ में जो आपने देखा था, बहुत से ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पहली दफा शायद फ्रंट पेज पे उन लोगों ने छापा था, द रिपब्लिक बिस्मार्च करके। इंडिया टुडे के कवर स्टोरीज आप देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। उस टाइम पे भी क्योंकि आपने काम किया था, आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि एडिटर्स तो कॉन्शियस हो गए थे कि हिंदुस्तान का जो है एक नया, एक थिंकिंग, एक नया जो है एक एक न्यू ऑर्डर, एक न्यू सोशल ऑर्डर, एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर शायद अब वजूद में आ रहा है। लेकिन इस तरह से जो है वो मीडिया की लाश पर वो खड़ा होगा, फ्री मीडिया की लाश पर ये वजूद में आएगा, क्या आपको कभी भी ऐसा लगा था अपने लंबे रिपोर्टिंग करियर में जो आप आज देख पा रहे हैं? देखिए, मीडिया का खास तौर से मतलब वो जो 80s का जो दौर था, जो 90s का डेमोलिशन वाला, मतलब जो 87 से लेके 92 का जो पीरियड था जब मीडिया का रोल देखे हम लोग, तो अंग्रेजी मीडिया में चलिए ठीक है काफी सेक्युलर पोजीशंस थे, लेकिन बाय द उस समय जो है जो हिंदी का जो मीडिया था वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज ऑलरेडी हो चुका था। हम्म। हम लोग उस समय के प्रेस काउंसिल के रिपोर्ट्स उठा के देखें, जो इंडिपेंडेंट बॉडीज जो मीडिया को स्टडी किए थे, देखें किस तरह से हेडलाइंस हिंदी के अखबारों में कम्युनली मोटिवेटेड होती थी, किस तरह से सांप्रदायिक दंगे कवर होते थे। उन हम्म। सब चीजों को हम लोग देखें तो हमको कम्युनलाइजेशन ऑफ द इंडियन मीडिया, हम लोगों को उस समय लगा था कि ये शुरुआत हो चुकी है, और हम्म। ये बस समय का बात की बात है कि मतलब ये वायरस जो है और फैलेगा और इसके पैंडेमिक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस हो जाएंगे। हम्म। मोदी साहब को मीडिया की कभी जरूरत नहीं महसूस हुई। उनको लगता था कि मीडिया इज एन अननेसेसरी प्रेजेंस इन सोसाइटी। इसके हम्म। बारे में मैं एक टिपिकल एक इंसिडेंट बताता हूँ। गुजरात में जब केशु भाई पटेल मुख्यमंत्री होते थे, तो अहमदाबाद गांधीनगर में एक ट्रेडिशन हो गया था, आपको याद, मतलब उस समय ज्यादातर लोग जो है अहमदाबाद में रहते थे 80s में, हम्म। और काम करने के लिए गांधीनगर जाते थे और फिर शाम होके वापस आ जाते थे। हम्म। पत्रकार भी ऐसे ही थे। सारे के दफ्तर जो है अहमदाबाद में होते थे, रेसिडेंसेस भी होते थे। सुबह जाते थे, सारी मिनिस्ट्रीज वहां होती थी, ऑफिसर लोग वहीं मिलते थे और हम्म। फिर वापस आ जाते थे। तो केशु भाई पटेल ने एक डेली बस सर्विस का शुरुआत की थी। हम्म। पत्रकार एक जगह असेंबल होते थे और उनको बस में ले जाके गांधीनगर जाया जाता था। दिन भर वो लोग रहते थे, शाम को अपना काम खत्म करके दफ्तर बंद होने के बाद वो आ जाते थे गांधीनगर में। बस आके उनको एक सेंट्रल जगह पे छोड़ देती थी, जहां से वो लोग अपने टू व्हीलर उठा के अपने ऑफिस से चले जाते थे, स्टोरी करते थे। हम्म। गांधीनगर में एक मीडिया सेल भी था कि जहां पे अगर जरूरत पड़े तो वहीं पे बैठ के टाइपिंग भी कर दीजिए आप। हम्म। ये बस सर्विस जो है, ये मोदी साहब के मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद ये किसी
बगैर किसी के अनाउंसमेंट के, किसी को पूछे बगैर ये बस सर्विस बंद कर दी। हम्म। ये जो फैसिलिटी थी उसमें मतलब हम्म। किसी कोई डिमांड नहीं कर सकता था, गवर्नमेंट के प्लेजर पे था ये बस सर्विस। हम्म। लेकिन मोदी साहब सरकार ने अब प्लेजर नहीं रहा बस सर्विस देने का। तो हम्म। इससे मतलब यही पता चलता है कि मतलब मीडिया को उसका काम करने के लिए फैसिलिटेट नहीं करना। हम्म। उसके बाद धीरे धीरे मतलब जब मोदी जी उसका प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने फॉरेन ट्रिप्स पे पत्रकारों को ले जाना बंद कर दिया। ये हम्म। बात ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि इसके पहले जो लोग भारत सरकार में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ जो विदेशी ट्रिप में जाते थे, तो वो पूरा खर्चा खुद उठाते थे, उनके हम्म। दफ्तर देते थे, फ्री हम्म। में कोई नहीं जाता था, हम्म। सरकारी खर्चे पे कोई नहीं ट्रैवल करता था। हम्म। तो खैर उस ट्रेडिशन को खत्म कर दिया गया। मोदी साहब ने एक और किया कि डायरेक्ट लोगों के साथ थ्रू सोशल मीडिया एंड मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स द्वारा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल गया। हम्म। मन की बात जो है डायरेक्टली ओवर एंड अबव दी शोल्डर्स ऑफ द मीडिया जाके वो डायरेक्टली लोगों से बात करते हैं। हम्म। ट्विटर है, फेसबुक है, और सबसे बड़ा जो अमित शाह जी ने एक बार बोस्ट किया था कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा व्हाट्सएप नेटवर्क है। हम्म। वो सबसे बड़ी बात। स्ट्रेट मोबाइल फोन पे अगर कोई पहुंचे तो क्यों कोई अखबार पढ़े। तो पहले जमाने में जो होता था कि लोग सुबह कहीं पे भी चाय के दुकान में मिलते थे, 10-5 लोग अखबार पढ़ते थे, उस न्यूज ऑफ द डे पे चर्चा होती थी, एक आम राय बनती थी, और उसी तरह से पॉलिटिकल वाइब्रेंसी हिंदुस्तान में लोगों में देखी जाती थी। हम्म। अभी लोगों में पॉलिटिकल वाइब्रेंसी लगभग खत्म सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। उसके हम्म। पीछे मेन कारण क्या है कि जो डिस्कोर्स जो होता था ओवर न्यूज, वो अब डिस्टॉर्ट होके ये जो वीडियो आते हैं व्हाट्सएप पे, अब उसी पे चर्चा होती है, जो डंबिंग डाउन ऑफ सोशल डिस्कोर्स, हम्म। सब कुछ को मजाक में, वीडियो में, एनैक्टमेंट में, परफॉर्मेटिव स्टार्स के तौर में बदल दिया गया। हम्म। राजनीति में भी जो जितना परफॉर्मेटिव है वो उतना सक्सेसफुल है। मोदी जी की आजकल आप वॉइस मॉड्यूलेशन देखिए, हम्म। उनके वीडियोस देखिए जिसमें हल्का सा इको इफेक्ट डाला जाता है। हम्म। अयोध्या में जो भाषण दिए, सारे स्पीचेस उठा के देख लीजिए, कोई भी प्रोग्राम का, हर एक में इको देख सुनाई देगा आपको। वो हम्म। डाला गया है, स्पेशल इफेक्ट्स के द्वारा डाला जाता है। तो हम्म। इस तरह से जो सारा का सारा जो रियलिटी है, रियलिटी इज नाउ configured and also constructed। हम्म। नेचुरल रियलिटी नाम की चीज नहीं बची। और हम्म। उसमें मीडिया के कुछ लोग जो हैं हमेशा होते हैं जो अपने फायदे के लिए सरकार के साथ मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के समय लोग सरकार के साथ मिले जुले नहीं, हम्म। उनके भी अपने फेवरेट्स थे। जी। उनके कितने आप नेता देखेंगे कि जो पत्रकार थे पहले, हम्म। और बड़े बड़े नाम हैं, हम्म। आप लेना ठीक नहीं होगा, लेकिन सब हम्म। समझते हैं। हम्म। अलग अलग टेरेन्स में काम करते हैं, जी। राजनीति में भी रहते हैं। आज के तारीख में जैसे राजनीति में भी हैं, उनके बेटे क्रिकेट में भी हैं। इस तरह से पहले भी होता था कि राजनीति में भी हैं, क्रिकेट हम्म। में भी हैं। हम्म। तो बस इलीट्स बदल गए हैं, लेकिन इलीट्स इलीट्स ही रहे हैं, नहीं मतलब एक ग्रुप चला गया, दूसरा ग्रुप आके इलीट बन गया। नहीं, लेकिन कुछ तो बदल, कुछ तो पुराने एलिट नए एलिट हो गए हैं। हम्म। नए लोग में कपड़ा बदल के चले गए। हाँ। जी। को हमेशा मतलब टर्न कोट्स तो मिलते ही हैं हर जगह। जी। जी। बहुत शुक्रिया निरंजना, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, और हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करने का। आज पहली दफा, क्योंकि ये मेरे चैनल की इब्तिदा हो रही है आप ही के और इंटरव्यू के बहुत ही साथ। कुछ ज्यादा ही फ्री व्हीलिंग बातचीत हो गई आज जैसे। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो है नाजरीन है वो भी इसको अपनाएंगे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।